सरस्वती, तुम गई थी बेटा अभय से मिलने, कुछ बताया उसने तुम्हें या तुम ऐसे ही लौट आई? उन्होंने उसे पानी देते हुए पूछा। नहीं, वो कुछ नहीं बोला। एक बात कहूँ? पानी का घूंट पीते हुए। हाँ बोलो ना बेटा। आपके बेटे में न जाने किस बात का घमंड है, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहता है। उसका ये बर्ताव देखकर मैं ये तो समझ गई हूँ कि क्यों पिछले 10 वकीलों ने उसका मुकदमा लड़ने से इनकार किया होगा, और मानना पड़ेगा आखिरकार मैं उसे उसके हाल पर वैसा ही छोड़कर आ गई। सरस्वती ने पानी पीकर गिलास सामने रखी टेबल पर रखे ट्रे में रख दिया। देखिए काकी, एक तो मुझे किसी ने उसके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे जोर से चिल्लाकर भगा दिया, और मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं उसके द्वारा किया गया मेरा अपमान सहन कर लूं। इसलिए आपको एडवांस लौटाने आई हूँ। मैं केस नहीं लड़ पाऊंगी अभय का, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन बेटा, उसने तुमको ऐसा क्या कह दिया कि तुम ऐसे बोल रही हो? मैं ये मानती हूँ कि पिछले 10 वकील उसका मुकदमा लड़ने से मना कर चुके हैं, लेकिन वे सारे पुरुष थे और अभय ने जरूर उनका स्वागत गालियों से किया होगा। लेकिन तुम तो लड़की हो, तुम्हें उसने ऐसा क्या बोल दिया कि तुम ऐसे चली आई? मुझे यकीन नहीं होता कि अभय ने तुम्हें कुछ गलत कहा होगा। अभय की माँ ने साड़ी के पल्लू के कोर से अपने बाहर बह निकलने को आतुर आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसने मुझे गालियां नहीं दी और ना ही कुछ उल्टा सीधा कहा, लेकिन वो विचित्र हो गया है। आपकी बताई बातों जैसा तो वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर मानती हूँ मैं कि शायद जेल के माहौल ने उसे ऐसा बना दिया है। शायद वो पहले जैसा ना हो जैसा आज है। मैं आपको क्या बताऊँ वो कैसा हो गया है? बताओ ना बेटा। 4 साल हो गए उसे देखे। हाँ, मुझे जेलर ने बताया कि वो आपसे भी नहीं मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? मेरे मन में अब तक जो सवाल सबसे ज़्यादा आया है वो है आखिर क्यों, क्यों और क्यों। और देखिए, अब तक एक भी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। खैर, मैं यही बताने आई थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और इस बात के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। मैं आपकी उम्मीद ऐसे नहीं तोड़ना चाहती थी, पर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वो उठकर जाने लगी। तुमने बताया नहीं मुझे कि तुमने ऐसा क्या देखा वहाँ। जब तुम कह रही हो कि उसने तुमको कुछ नहीं कहा, तो फिर वजह क्या है मुकदमा छोड़ने की? देखो बेटा, तुम शायद आखिरी हो जिससे मैं अपने बेटे के नाम पर मिन्नतें कर रही हूँ। आगे शायद मैं ना रहूँ। इतना करना चाहती हूँ कि उसका केस वापस खुलवाकर उस निर्दोष को बचा सकूँ। उसके आगे उसका पूरा जीवन पड़ा है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ तुमसे, तुम मुझे कारण बताओ यूँ अपने कहे से मुकरने का। काकी, मैं कैसे बताऊँ? मुझे समझ नहीं आता है कि एक माँ को कैसे बताऊँ कि उसका बेटा कैसा हो चला है। तुम कहो बेटा। अब इस माँ की छाती बहुत मजबूत हो चली है। एक बेटी की मौत और बेटे की मौत का दोषी जब बेटे को बताकर जेल भेज दिया जाए और माँ जिंदा खड़ी हो तुम्हारे सामने, उसकी छाती मजबूत तो होगी ही ना। तुम कहो बेटा, क्या बात है? सरस्वती की आंखें भर आई। उसे सामने बैठी काकी धुंधली दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू झलकने को ही थे कि उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी, ऐसे जैसे जानती हो कि अगर रो पड़ी तो वो फिर से अभय का केस लड़ने को तैयार हो जाएगी। किसी को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती है वो, क्योंकि जीवन ने कई बार उसे हराया है। काकी, जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने देखा कि वो जेल के अंदर कैदियों के कपड़ों में कोने में अंधेरे में बैठा हुआ कुछ खा रहा था। जब तक वो खाता रहा तब तक मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके बाद मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, क्या कारण है कि तुम भाग रहे हो खुद से, सच से? क्यों तुमने उस जुर्म को कबूल कर लिया जिसे तुमने किया ही नहीं था? बताओ मुझे। मैं उससे सवाल पर सवाल करते जा रही थी और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने उससे 1-2 बार और पूछा तो वो अंधेरे से निकलकर सामने आया। मैं उसे देखकर चौंक गई। पूरा अघोरी लग रहा था वो, जैसे सालों से दाढ़ी मूछ ना कटवाई हो, और बहुत ही अजीब तरीके से बिना कुछ बोले उसने मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं गई नहीं और मैंने फिर उसे वही सवाल किया। अब की बार उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और जोर से दीवार पर अपना हाथ मारकर चिल्लाकर मुझे जाने को बोला। मैं उसे देखकर इतना डर गई थी कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और मैं वहां से सीधे आपके पास चली आई।
मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं जानती हूँ सच क्या है, लेकिन एक बात का मुझे भरोसा है कि आपका दर्द झूठा नहीं है, आप झूठी नहीं है। बेटा, तुम अच्छे से सोचना कि तुम्हें क्या करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम पछताओ। अच्छा, तुम अभी जाओ, लेकिन कृपा करके कल जरूर आना। कल मेरी बेटी का श्राद्ध है, तो तुम आना। अगर जानना चाहोगी कि क्या हुआ था तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी, फिर निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें क्या करना है। बहुत शाम हो गई है, घर जाओ अपने, कल आना, लेकिन विनती है मेरी तुमसे। काकी ने हाथ जोड़कर सरस्वती को कहा। ठीक है काकी, मैं कल जरूर आऊंगी। इतना कहकर वो उन्हें हाथ दिखाकर चली गई। आज वर्षों बाद अभय की माँ के चेहरे पर संतोष दिखाई पड़ रहा था। शायद वो सरस्वती से अपनी उम्मीद का दामन लगा रही थी। सूरज चढ़ चुका था और उसकी तपीस अपने चरम पर थी। अब चरम पर ना आती तो कब आती? जून का महीना था। जानवर हो या पंछी, सब अपने घरों में रहना चाहते हैं। सर्दियों की मंदी धूप आंखों को सुकून देती है, तो गर्मियों की तपीस आंखों का पानी भी सुखा देती है। फिर इंसान हो या मूक प्राणी, इतनी तपीस में सड़क पर जब दूर नजर पड़ती है तो हल्की सी मरीचिका जरूर बन जाती है। कभी कभी जीवन में खुशियां भी ऐसी ही प्रतीत होती है जो कि होती नहीं है। अस्थायी लेकिन विराट अस्तित्व के साथ और दुखों का भी यही गुण है। अभय की माँ अपने कामों में व्यस्त थी। ऐसे तो श्राद्ध में कोई नहीं आने वाला था, सिर्फ एक पंडित जी आते जो सिर्फ पूजा करवा के चले जाया करते थे। पिछले 4 सालों से यही होता आ रहा है, लेकिन आज काकी को सरस्वती का इंतजार था। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन फिर भी वे टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देख रही थी। और फिर लगभग 1 बजे वो आ गई। उसके हाथ में कुछ फल थे और कुछ फूल भी थे। कैसी है काकी आप? और ये क्या, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। लगता है सब चले गए हैं, मुझे बहुत देर हो गई आने में। अरे नहीं, तुम तो ठीक समय पर आई हो, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है। मैं सिर्फ पूजा रखवाती हूँ और कुछ नहीं। पंडित जी पूजा करके जा चुके हैं, बस अभी अभी ही निकले हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ अंदर चलो। काकी सरस्वती को अंदर ले गई। अंदर का दृश्य आंखों को सुकून देने वाला तो कतई नहीं था। एक मुस्कुराती हुई लड़की की बड़ी सी तस्वीर और उस पर चढ़ी हुई बांस के फूलों की माला। कितना सुखद होता कि वो तस्वीर माला के बिना होती। किसी दीवार पर परिवार के बाकी सदस्यों के बीच मीठी यादों के रूप में, बिना आंसुओं के, सिर्फ होठों पर मुस्कुराहट देने के लिए। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था। कमरा एकदम बेरंग था। जगह जगह दीवारों पर रंग के उखड़ जाने के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे सालों से घर में रंग रोगन का काम ना हुआ हो। और नेहा की तस्वीर के सामने जलता हुआ दीपक टिमटिमाई जा रहा था। न जाने की सांस में पूरे कमरे में अगरबत्ती की भीनी महक तैर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होने के साथ साथ आवाज आई, चाची, चाची कहाँ हैं आप? माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई मुझे। लड़की धड़धड़ाते हुए सरस्वती को एकदम दरकिनार करते हुए सीधे अभय की बहन नेहा की तस्वीर के पास जाकर रुकी। उसके चेहरे की भाव भंगिमा पल भर में बदल गई। जाकर तस्वीर पर हाथ फेरा, ऐसे जैसे मानो सच में नेहा के चेहरे को छूकर उसे लाड कर रही हो। फिर उसने न जाने क्या सोचा और अपनी डबडबाई आंखों के आंसू पोंछ लिए और फिर बिना सरस्वती की ओर देखे ही भीतर चली गई। चाची, पूजा तो हो गई है। मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, इसलिए आने में देर हो गई मुझे। आपने खाना खाया है? नहीं। नहीं, अभी कहाँ, तुम्हारा और राघव का इंतजार कर रही थी। और वे हाथ में एक गिलास पानी लेकर सरस्वती को देने आई। ये कौन है? आपने बताया नहीं चाची कि कोई आने वाला है। अरे नहीं, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये अभय की नई वकील है। सरस्वती नाम है इनका। मैंने बुलाया था आज इनको, सोचा कि थोड़ी बात हो जाएगी और कुछ बातें भी बतानी थी इसे, इसलिए आज बुला लिया। अच्छा हुआ कि तू भी आ गई। अमृत, अब तू भी इसे बोलना कि केस लड़ ले, पीछे ना हटे। ये यहाँ इसलिए ही आई है, कल भी मना कर रही थी। जब से अभय से मिलकर आई है तब से ये कह रही है कि ये नहीं कर पाएगी। बोलते बोलते काकी की आंखों में आंसू आ गए। सरस्वती, इससे मिलो, ये है अभय की बचपन की दोस्त अमृत, और मैं अमृत को तुम्हारा परिचय दे चुकी हूँ। ये तुम्हें मुझसे भी बेहतरी से बता पाएगी कि अभय कैसा है और अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करता था। आज जिसके खून का आरोप अभय पर है,
हाँ काकी, मुझे इनके आगे हाथ भी जोड़ना पड़ जाए तो मैं ऐसा करूँगी। आप नहीं जानती है वकील साहिबा, इन लोगों ने क्या क्या सहा है। पाया तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन खोया बहुत है यहाँ इस दुनिया में। और आज ऐसी घड़ी है कि इनकी 2 औलादें ही इनकी सारी संपत्ति थी, लेकिन नेहा की जान चली गई और इनका जान से ज़्यादा प्यारा बेटा जेल की सलाखों में कैद है 7 सालों के लिए। हमने न जाने कितने ही वकीलों की दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, न जाने कितने रुपए जो पाई पाई जोड़े थे, कितने ही वकीलों को एडवांस राशि के रूप में दे डाले, लेकिन अभय आज भी वही है जहां कल था। आप एक आखिरी उम्मीद है हमारी, मेरी विनती है आपसे कि मना मत कीजिए। एक माँ हार जाएगी नहीं तो। अमृत की डबडबाई आंखों से आंसू बह निकले। देखिए, आप दोनों समझिए मेरी बातों को। मैंने आज तक कोई केस नहीं लड़ा है। मेरे जीवन की मेरी अपनी विफलताएं हैं, और इससे भी बड़ी बात है कि मैं आपको फिर से एक बार विफल नहीं करना चाहती हूँ। मैं कई बहुत बड़े बड़े वकीलों को जानती हूँ। आप चाहे तो मैं उनसे बात करूँगी आपके केस के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तो आपका केस ज़रूर लड़ लेगा। आप दोनों इस तरह से हिम्मत ना हारे। कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो आप दोनों को जीत दिलवा सकेगा, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। उसने काकी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। मालूम है अमृत, दुख इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि लोग गलत बातों पर भी भरोसा करने लगते हैं। और यहाँ मैं गलत तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सही भी नहीं हूँ। इसलिए कहती हूँ, मुझ पर इतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के भरोसे पर खरी उतर पाऊंगी। इस केस में किसी बहुत अनुभवी वकील की ज़रूरत है, मेरे जैसी नौसिखिया की नहीं, जिसने आज तक एक भी केस नहीं लड़ा। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और उसने अमृत से पानी मांगा। ठीक है बेटा, अब इससे ज़्यादा मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ, लेकिन तुमको खुद पर इतना यकीन होना चाहिए। आगे जाकर कोई ना कोई केस तो तुमको लड़ना ही होगा, जो पहला होगा तुम्हारी ज़िंदगी का, तो क्यों ना अभय का केस ही सही। एक बात और कहूँगी कि हम उसे खो ही चुके हैं, तो पाने की उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन एक आखिरी कोशिश तुम्हारे माध्यम से करना चाहती हूँ मैं। काकी के चेहरे पर उनके अंदरूनी भाव को छुपाने के लिए झूठी मुस्कुराहट थी। अमृत, राघव नहीं आया अब तक, कब आएगा वो? उसे फ़ोन करके बोल कि मैं खाने पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाए। वे बात बदलने की कोशिश कर रही थी। काकी, एक बात पूछूं आपसे, अगर आप मुझे बताना चाहती है तो ही बताइएगा, सरस्वती ने सकुचाते हुए कहा। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? बेझिझक कहो, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। काकी, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि अभय के पिताजी। हाँ बेटा, जब अभय 2 साल का था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। दिल का दौरा पड़ा था उन्हें, और बस हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कुछ कर पाते, कुछ संभाल पाते। हमारे जीवन में सब कुछ बिखर गया। काकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चाची कभी किसी को पूरी बात नहीं बताती थी कि उन्होंने किन कष्टों से अभय और नेहा को पाला था। बहुत सी कहानियां हैं जो अनछुई है, कुछ मुरझाई है तो कुछ आज भी जीवित हो जाती है इनकी आंखों में आंसू के रूप में। अभय के पिताजी शिक्षक थे, और जब तक वे जिंदा थे तब तक इन सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। खुशियां ही खुशियां थी इनके आंगन में। फिर चाचा चले गए, हम सबसे बहुत दूर। चाची ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, पहले तो अपनी पेंशन पाने के लिए, फिर अभय की अनुकंपा नियुक्ति के लिए। इनके जीवन में शुरुआत से ही वकीलों और कोर्ट कचहरी का साया है। 6 साल पहले ही उसकी नियुक्ति हुई थी। फिर नेहा चली गई हम सबको छोड़कर। बहुत अरमानों से नेहा की शादी एक बड़े परिवार में की थी, अभय और चाची ने। नेहा के सास ससुर बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन नेहा का पति विवेक जानवर निकला। उसे प्रताड़ित किया करता था दहेज के नाम पर। अभय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उसे भरपूर दहेज देकर विदा करने की, लेकिन हम सब इस बात से चकमा खा गए। हम सब यही सोचते रहे कि लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं मांगा तो उन्हें भरपूर दिया जाए, और अभय ने सब कुछ किया। वो लोग कुछ कम धनवान नहीं थे, उनका खुद का व्यापार था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ और पाने की लालसा विवेक में कुछ कम ना थी, और वो लगातार नेहा को प्रताड़ित किया करता था एक महंगी कार पाने के लिए। कभी नेहा से जानबूझकर अभय को फोन करवाकर झगड़ा करवाता, तो कभी नेहा से ऐसा जताने को कहता जैसे नेहा कार पाना चाहती हो, विवेक खुद नहीं। फिर एक दिन अभय इन सारे झगड़ों
और अपनी बहन के जीवन के दुखों को दूर करने उसके ससुराल जा पहुंचा और सोचा कि अपनी बहन और जीजा जी को नई कार तोहफे में देकर उनका दिल जीत लेगा और रिश्तों पर लगी बेरुखी की परत इस प्यार से साफ हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभय और हम सबकी जिंदगी में सारे दाव सारे पासे उल्टे पड़ गए। किसी पुरुष की आवाज सुनकर अभय की माँ अमृत, सरस्वती तीनों ने बाहर जाकर देखा तो एक जवान लड़का जो लगभग अभय और अमृत की उम्र का होगा दरवाजे के उस ओर काला चश्मा पहने खड़ा था। जैसे उसे काकी ने जाकर देखा, उसे स्पर्श किया तो उसने उन्हें माँ कहकर गले से लगा लिया। यह राघव था, लेकिन सरस्वती ये देखकर आश्चर्य में थी कि उसने काकी को माँ कहकर पुकारा और घर के अंदर आने के बाद भी उसने अपने काले चश्मे नहीं उतारे थे और ना काकी ना अमृत दोनों ने उसे नहीं टोका कि वो उन्हें उतार दे। उसने भीतर आने के बाद भी बोलना जारी रखा, मैं राघव हूँ, अभय, अमृत, नेहा और मैं बचपन में साथ खेले हैं। नेहा अभय की बड़ी बहन थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बड़ी है। हम सब साथ साथ घूमते, पढ़ते, खाते, पीते थे। माँ हमें साथ ही खाना खिलाकर यही इसी कमरे में सुला दिया करती थी। जब अभय के पिताजी की मृत्यु हुई तो पैसों की कमी और लाचारी की वजह से नेहा को 2 साल तक माँ पढ़ा नहीं पाई और इसी वजह से मैं, अमृत, अभय और नेहा हम चारों एक ही क्लास में पढ़े और साथ बढ़े। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे और हम सब साथ साथ बड़े होने लगे। अभय और नेहा माँ को माँ कहकर पुकारते थे तो बचपन में मैं भी उन्हें माँ ही कहता। फिर उनके लिए जुबान से हमेशा माँ ही निकला और माँ ने कभी इस बात पर एतराज नहीं जताया। उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया जितना अभय और नेहा को मिलता था। वो बोलते जा रहा था और उसके चश्मे के नीचे से आंसू बहते जा रहे थे और सरस्वती स्तब्ध होकर बस सुनती जा रही थी। मैं एक कुलीन परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन भाई बहन, दोस्त, यार क्या होते हैं मुझे माँ ने सिखाया। कहते हैं जो आंख से अंधा हो उसे आंखों वाले लोगों से भी ज्यादा साफ दुनिया नजर आती है। मुझे मेरी माँ से ज्यादा स्नेह यहाँ माँ से मिला। जब उन्होंने मुझे जन्म दिया तो मैं अंधा पैदा हुआ। क्या इसमें मेरा कोई दोस्त था? मेरे बड़े भाई और कुलीन परिवार ने मुझे पाला और मेरे इलाज पर पानी की तरह रुपया तो बहाया, लेकिन मेरी अंधी आंखों के आंसू माँ ने यहाँ अपने आंचल से पहुँचे। मेरे भाई बहनों से मैं अलग था, इसलिए उनसे मेरी तुलना होती थी। मुझे हर बार कमतर आंका जाता था। कई बार मैं कुछ आगे बढ़ता तो मैं कई बार हार जाता था, लेकिन यहाँ अभय और नेहा ने मुझे जीता था, लगाव और प्यार से, और उसका नतीजा आप देख ही सकती हैं। मुझे सब कुछ कहाँ से मिला ये मैं बिना आंखों के भी देख पाता हूँ। खैर, उसने पास बैठी अभय की माँ के हाथों को टटोलकर अपने हाथों पर रख लिया और अपने रूंधे गले की खराश को मिटाते हुए आगे बोलना शुरू किया। उस दिन जब अभय नेहा के घर अचानक जा पहुंचा तो अपने दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए भाई को देखकर नेहा बहुत खुश हुई। उस दिन नेहा के सास ससुर घर पर नहीं थे, सिर्फ विवेक और नेहा थे। जैसे ही विवेक को मालूम हुआ कि अभय आया है, वो फौरन अपनी दुकान से लौट आया और ऐसे स्नेह दिखाने लगा अपने साले को जैसे अभय जानता ही ना हो कि वो कितना जालिम है। और बातों ही बातों में अभय ने कार का जिक्र छेड़ दिया तो विवेक ने ऐसा पाला बदला जैसे गिरगिट रंग बदलता है। कहने लगा कि उसे कार की कोई ज़रूरत नहीं है और नेहा को भी नहीं है, और यदि हुई भी तो वो इतना सक्षम है कि खुद की मनपसंद कार खरीद सके। नहीं जीजा जी, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि आप दोनों को आपकी पसंद की कार खरीद के दे पाऊँ, और आप दोनों ये बिल्कुल ना सोचिए कि मैं किसी भी प्रकार की आर्थिक मुसीबत में पड़ जाऊँगा। आप दोनों को कार खरीद कर देने से मैं सारे इंतज़ाम करके आया हूँ, इसलिए आप दोनों चलिए मेरे साथ, हम आज ही कार खरीद कर ले आते हैं। भाई देखो, ये बात तुम दोनों भाई बहन तय कर लो, क्या करना है। तुम दोनों जिसमें राजी होंगे मैं भी उसमें राजी हूँ। तब फिर अभय ने नेहा को मनाने की बहुत कोशिश की और इसी दौरान दोनों में बहुत बहस हुई, जिसमें नेहा का कहना था कि उन्हें कार की ज़रूरत नहीं है और अभय का कहना था कि अब जो वो आया ही है तो कार देकर ही जाएगा। दोनों में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लंबी बहस हुई और फिर इस पूरी बहस के दौरान अभय के तर्कों से नेहा को मानना ही पड़ा कि उसे कार खरीद लेनी चाहिए। उस पूरी बहस में विवेक ने भी कार लेने पर जोर डाला, क्योंकि वो पहले से चाहता था कि उसे मुफ्त की दौलत मिले, और वही हो रहा था। बीच बीच में जब नेहा
अभय को मना करती तो विवेक उसे आंखें दिखाता और फिर नेहा को मानना पड़ा। इन सब में एक विवेक ही था जिसे अभय की बातों पर यकीन नहीं था और शायद उसे इतना प्यार भी नहीं था नेहा से, और ना वो अब तक अभय को समझ पाया था। उसे अब भी शक था। सारी गमागमी और बहस के बाद विवेक कुछ देर के लिए किचन में गया। पूछने पर कहा कि तुम दोनों भाई बहन बैठो, वहीं पर बातें करो, मैं दोनों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। आज नेहा को अपने पति की हरकतों पर आश्चर्य हो रहा था कि उसका पति जो खुद लेकर पानी भी नहीं पीता था, आज उसके और उसके भाई के लिए चाय बना रहा है। और कुछ देर बाद विवेक चाय बना लाया। उन दोनों के साथ चाय पीने के बाद वो दुकान जा रहा है और दोपहर के खाने पर लौटेगा, ये बोलकर वो चला गया। कुछ देर नेहा से बात करने के बाद अभय ने कहा कि वो जाकर कुछ कार देख लेता है और अगर कोई कार पसंद आई तो विवेक और नेहा को भी बुला लेगा और फिर आज की आज ही खरीद लेंगे। माँ भी जानकर खुश हो जाएगी। और फिर अभय भी घर से निकल गया कुछ शोरूम पर कार देखने। ये अभय और नेहा की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद जब अभय ने कार खरीद भी ली थी, उसने कई बार नेहा और विवेक को फ़ोन किया, लेकिन दोनों में से किसी के फ़ोन ना उठाने पर वो कार लेकर घर पहुंचा तो घर के सामने एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। अभय को कुछ समझ नहीं आया। वो भीड़ को चीरता हुआ जब घर के सामने पहुंचा तो घर के पीछे का हिस्सा धूं धूं करके जल रहा था। अभय दौड़ा दौड़ा भीतर गया तो नेहा का छिन्न भिन्न शरीर देखा जो जला हुआ था और किचन में पानी की बौछार की जा रही थी। अग्निशमन दल द्वारा। और विवेक वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। वो भाव ना दुख के थे ना ही स्तब्धता की। और जब विवेक ने अभय को देखा तो पूछने लगा कि कहाँ थे तुम। अभय ने बताया कि वो कार लेकर आया है तो विवेक दौड़कर कार देखने भागा और अभय को सारा माजरा साफ नजर आ रहा था। नेहा के शरीर के सारे संस्कार होने के बाद जब अभय यहाँ लौट कर आया तो उसने हम सबको ये बात बताई और वो कार विवेक ने रख ली। उसे कोई गम नहीं था। सबकी आंखें नम हो गई थी और राघव अब कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। अब अमृता ने बात आगे कहनी शुरू की। फिर कुछ महीनों के बाद काकी के यहाँ पुलिस आई। वे लोग लगातार अभय पर नेहा के कत्ल का दोष लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है कि अभय ने ही नेहा को मारा और मौत का रूप बदलकर उसे सबके सामने घटना बताया है। जब उनसे पूछा गया कि किसने शिकायत दर्ज करवाई है तो उन्होंने विवेक का नाम बताया। हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पहले तो ये जानना जरूरी था कि आखिर विवेक ऐसा कर क्यों रहा है। क्या उसे कोई दुख नहीं है नेहा के गुजर जाने का? और ये क्या बात हुई कि सारा का सारा दोष अभय पर मढ़ दिया। वो लोग अभय को ले जा चुके थे और हमें उसकी जमानत करवानी थी, सो एक वकील किया और सबसे पहले अभय को जमानत दिलवाई। वकील और उसकी टीम ने अभय से पूछताछ करनी चालू कर दी थी और फिर हर बार जब कोई नए कागजात हमारे हाथ आते तो कोई ना कोई नई बात मालूम होती थी। जैसे पोस्टमार्टम की एक और रिपोर्ट में लिखा था कि उसके शरीर में कई जगह गहरे घाव थे और कुछ दिनों पहले उसका बच्चा भी गिरवाया गया था। जब हम सबको ये सारी बात मालूम हुई तो हमारे होश उड़ गए। उसे मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती थी। न जाने हमारी नाजुक सी नेहा ने ये सब कुछ कैसे बिना कुछ कहे सह लिया। कहते हुए अमृता की आवाज़ कुछ भरा गई और फिर ये मुकदमा कचहरी जा पहुंचा था। हमें नहीं मालूम था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। विवेक के वकील ने दलील दी कि विवेक के जाने के बाद अभय घर से गया ही नहीं था और दोनों भाई बहन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसी का बदला अभय ने लिया और गुस्से में नेहा को मार डाला। उसने गैस लीक कर नेहा को पहले रसोई में बंद किया, फिर आग लगा दी और खुद बाहर भाग गया। विवेक ने अभय के नाम से जो कार को रसीद दी थी उसे भी अपने नाम से करवा लिया। हमारा वकील खरीद लिया, पुलिस को खुद से मिला लिया। उसने हर दाव पेंच अपनाए जो अभय के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जरूरी थे। न जाने किस बात का बदला ले रहा था वो। उसके माता पिता ने न जाने कितनी ही कोशिश की इन सबको रोकने की, लेकिन उसने तो उन्हें भी घर से भगा दिया। न जाने अब वो लोग कहाँ हैं। जब से ये सब हुआ तब से उनका कोई पता नहीं है। और फिर चंद पेशियों में ही अभय को सजा सुना दी गई। उसे 7 साल की सजा हुई। हमने कई बार दया याचिका लगाई,
लेकिन हर बार प्रपंचों से हमारी याचिका खारिज कर दी गई। हम में से कोई भी आज भी ये बात नहीं जानता है कि विवेक ने ऐसा क्यों किया था। बस हमारी जिंदगी के पन्ने अभय की जिंदगी की किताब से फाड़े जा चुके थे। उसने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला। उन सबके चेहरों पर एक गहरा मौन और असंतोष पसरा हुआ था। सरस्वती का मन भर आया था। अब उसे वो कमरा खल रहा था। वहां बैठे लोगों का दर्द अब उसे वहां सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे सांस लेने को कुछ ठंडी हवा की दरकार थी। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है काकी। एक और बात तो मैं जान चुकी हूँ कि अब आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं कुछ वक्त चाहती हूँ सोचने के लिए। अभी मैं घर जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त अपनों के साथ इस पर विचार करना है मुझे। आपको कल दोपहर को इसी वक्त बता दूंगी कि मैं केस लड़ सकूंगी या नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। बेटा तुम रहती कहाँ हो? उस दिन भी मैं तुमसे पूछना भूल गई थी। काकी मैं बड़े फवारे के पीछे हरी भूमि कॉलोनी में रहती हूँ। आप वहाँ रहती है हरी भूमि में? राघव ने कौतुक से पूछा। हाँ वही। क्यों वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? और इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया और घर से बाहर निकल गई। सरस्वती को घर से निकले अभी 10-15 मिनट ही हुए थे और राघव हरी भूमि के बारे में ही कुछ कह रहा था कि तभी सरस्वती फिर वापस आई। काकी, उसने बाहर से ही आवाज दी। अरे क्या हुआ बेटा? काकी मैंने फैसला ले लिया है। मैं अभय का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। 3 दिन बाद यानी सोमवार को हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इसलिए आप सारे जरूरी कागजात तैयार रखिएगा और अब आप अपने आप को भी तैयार कर लीजिए। अब आपको फिर से एक जंग लड़नी होगी। हाँ सरस्वती जानती हूँ, और उससे भी पहले मुझे अभय से लड़ना होगा। खैर तुम इसकी चिंता मत करो। और सरस्वती निकलकर जाने लगी। जाते हुए उसे राघव से कहा, जानते हैं राघव जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे आपकी कहानी है, अभय की कहानी है, वैसे मेरी भी कहानी है। अरे नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि आपको दुख पहुंचे। मेरे सवाल से माफ़ी चाहूँगा अगर ऐसा हुआ हो तो। लेकिन आप चाहे तो अपनी कहानी मुझे, हम सबको सुना सकती है। आज बहुत देर हो गई है, फिर कभी। और फिर सरस्वती चली गई। काकी के 2 दिन न जाने कैसे बीत गए। उन्हें तो बस अभय से मिलना था। उन्होंने सुबह सुबह ही सरस्वती को फ़ोन किया और पूछा कि वे कब अभय से मिलने जा सकती है। सरस्वती ने बताया कि मिलने का वक्त 10 बजे से 12 बजे तक का है और वे लोग पहले अभय से मिलेंगे, फिर हाई कोर्ट के लिए निकलेंगे। अभय की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा था कि वो काकी के घर 9 बजे तक पहुंच जाएगी, फिर वहां से दोनों सेंट्रल जेल जाएंगी। सरस्वती तय समय पर अभय के घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। आज घर के सामने एक काली गाड़ी लगी हुई थी। उसे लगा कि कोई आया है। उसने बाहर ही खड़े रहना ठीक समझा। फिर कुछ देर बाद अमृत कुछ काम से बाहर आई तो उसने सरस्वती को भीतर बुला लिया। वो गाड़ी राघव की थी। वो सब इसी से जाने वाले थे। न जाने क्यों सरस्वती को राघव की मौजूदगी एक अजीब सा एहसास देती थी। वो नहीं चाहती थी कि राघव बार बार उसके सामने आए। शायद ये उसका अपराध बोध था कि उसने राघव को गलत समझा था और वो समझ नहीं पाई थी कि वो नेत्रहीन है। अब तक जितनी बार भी राघव से मिली है, राघव उसे अत्यंत सरल और मधुर प्राप्त हुआ है। सरस्वती बेटा, तुम्हारा भगवान बहुत भला करे। तुमने मेरे जीवन में फिर से एक आस की उम्मीद जगा दी है। कम से कम निराशा के अलावा अब कुछ तो और होगा मेरे जीवन में। मुझे संतोष है इस बात का कि कम से कम अभय को देख सकूंगी। न जाने उसके दिल पर क्या बीतती होगी और क्यों उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। आज 2 साल बाद मेरी ये बूढ़ी आंखें अपने बेटे को देख पाएगी। बेटा, मैंने अमृत को भी कह दिया है चलने को, और राघव तो हमें साथ ही ले जाने को आया है। इन लोगों ने भी उसे नहीं देखा काफी वक्त से। ये दोनों भी मिलना चाहते हैं उससे, और इन दोनों के रहने से हमें बहुत मदद मिलेगी। पर काकी, हमें शायद एक साथ अभय से मिलने ना दिया जाए तो आप और मैं साथ जा सकेंगे, लेकिन राघव और अमृत को अलग अलग ही जाना पड़े शायद। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है। और चारों अपनी एक मंजिल की ओर निकल पड़े। गाड़ी सीधे जेल के सामने रुकी। आज अभय को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की जिसे उसने डराकर भाग जाने पर मजबूर कर दिया था, वो इस तरह से तैयार होकर चली आएगी और अभय की हर बात का जवाब देने, उसके जीवन में मायने रखने वाले वो सारे लोग एक साथ होंगे। वे सभी कुछ देर पहले ही वहां पहुंच गए थे तो थानेदार ने उन्हें
कुछ देर इंतजार करने को कहा और तब तक थानेदार से जोड़ तोड़ करने के चक्कर में गई सरस्वती ने सबके साथ जाने का इंतजाम भी कर लिया। अगर वो कोई जोड़ तोड़ नहीं भी करती तो भी थानेदार उसे जाने देता, क्योंकि अभय से खास लगाव था उसे। अक्सर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अभय के साथ बैठकर बातें किया करता था। न जाने दोनों क्या बातें करते थे, लेकिन दोनों में जमती बहुत थी। काकी अभय के सामने थी कुछ देर बाद, और अभय तो जानता ही नहीं था कि आज उसकी आंखों को माँ नाम के अमृत का दर्शन करने को मौका मिलेगा। 2 साल के बाद उसे जेल हुए 4 साल हो चले हैं और 2 साल से मासिक नहीं मिला है। माँ अभय की काली पड़ चुकी शक्ल पर 2 गट्टों सी आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, अभय बेटा ये कैसा हाल बना लिया अपना तुमने, कितने कमजोर लग रहे हो। माँ आप यहाँ क्यों आई है, और अमृत और राघव को भी ले आई आप जानती है ना मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ, किसी से भी। आप सभी चले जाइए यहाँ से अभी के अभी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर अभय ने अपना मुंह मोड़ लिया। छुपकर अपने आंसू को पोंछने की कोशिश करने लगा। आखिर कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ को देखकर उसे गले ना लगाना चाहे। अभय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इन लोगों के साथ, सरस्वती ने पीछे से आकर कहा। तुम? अच्छा अब समझा कि तुम ही इन सबको यहाँ लाई हो। मैं जानता हूँ तुम वकीलों को बहुत अच्छे से ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हो। तुम दूर रहो मुझसे और मेरे परिवार से। अभय ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। ये हम लोगों के पीछे नहीं पड़ी थी, मैं इसके पीछे पड़ी थी। मैं चाहती थी कि ये लड़की तेरा केस लड़े, इसमें सच्चाई नजर आती है मुझे लगता है यही है वो जो हम सभी को इस सब से निकाल सकती है। तो इसे बुरा भला कहे जा रहा है। इसको बहुत मनाने के बाद ये मानी है, सबको जानती है ये हम सब के बारे में, कुछ नहीं छिपा है इससे। काकी मैं बाहर हूँ, आप सभी मिलकर वहीं आ जाइएगा। चेहरे पर उदासी लिए सरस्वती वहां से चली गई। न जाने काकी, राघव और अमृत ने क्या कहा अभय से, उसे मना लिया। कुछ देर बाद वे सभी बाहर आ चुके थे और हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार थे। काकी के चेहरे पर गहरे संतोष के भाव थे जब उन्होंने सरस्वती को बताया कि अभय मान गया है। कुछ देर बाद वो चारों कोर्ट के सामने थे और सरस्वती ने सबको एक जगह बिठाया और कहा, आप सभी यहीं रुकिए, मैं आती हूँ अपने सीनियर से इस केस के बारे में थोड़ी राय लेकर, और साथ ही साथ अपील के लिए कागजात भी तैयार कर लूँगी। ठीक है तुम जाओ, हम सब यहीं बैठे हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद वो कुछ कागजात लिए लौट आती है और बताती है कि अभी उनकी बारी आने में वक्त है, तब तक उन्हें यहीं बैठना होगा। सरस्वती जी आपसे एक बात पूछूं क्या, राघव ने सकुचाते हुए कहा। हाँ बोलिए ना, क्या बात है। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये तो निर्भर करता है कि आप कहने क्या वाले हैं। उसने जोर से हंस दिया। सरस्वती की हंसी से माहौल थोड़ा हल्का हुआ। पूछिए क्या पूछना था आपको। वो उस दिन हरी भूमि के बारे में आप कुछ बताने वाली थी कि आप वहाँ रहती है। मेरा मतलब है कि आपने किसी कहानी का जिक्र किया था ना, वही जानना है मुझे। अगर आप सही समझे तो बता दीजिए। अच्छा ये सवाल कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने, राघव ने कहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी कहानी है, बस हरी भूमि में रहना भी उसी कहानी का हिस्सा है। बात पुरानी है, मेरे बचपन की। माँ, मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे पिताजी, हम चारों का ही था हमारा परिवार। बहुत खुश थे हम, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पिताजी गांव के मुखिया थे, उनके पास कई एकड़ जमीन थी। मुखिया होने के साथ साथ एक बड़े जमींदार थे। जीवन बड़ी आसानी से कट रहा था हमारा कि फिर तूफान आ गया। हमें मालूम हुआ कि पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है, और इस बात को जान पाते या मान पाते इससे पहले हमारे घर के दरवाजे पर वो दूसरी औरत खड़ी थी अपने जीवन का आरंभ करने को। और फिर हमारा क्या होता, क्या हमारे जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा। ऐसे ही कितने सवाल हमारे दिल और दिमाग में विचरण कर रहे थे, और वो सामने थी। पिताजी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए किसी ने भी हमारी तरफ से आवाज नहीं उठाई। भले ही अंदर अंदर उन सबको इस बात का दुख जरूर था। लगभग 3 महीने तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। अब मुझे और माँ को लगने लगा था कि हमारे अधिकारों का अहन नहीं होगा, और यही सोचना और मानना हमारी सबसे बड़ी भूल थी।
मुझे आज भी याद है, वो सावन का चौथा सोमवार था। माँ ने व्रत भी रखा था और शाम को झमाझम बारिश हो रही थी। गांव के नदी नाले ऐसा लगता था मानो गांव को डुबा ही देंगे, लेकिन उस दिन तो हमारी किस्मत को डूबना था। शाम के वक्त वो औरत जिसका नाम मीना था हमारे पास आई और माँ को घसीटते हुए वहाँ से ले गई और चौखट पर खड़ा कर दिया और कहा कि अभी की अभी यहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। उसका बोलना खत्म होता इससे पहले पिताजी ने भी अपना फरमान सुना दिया कि हमें अभी की अभी बरसते पानी में जाना होगा। माँ ने तो जैसे सब कुछ पहले से ही भांप रखा था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक बार पिताजी से पूछा क्यों, लेकिन वो क्या जवाब देते इस सवाल का, या शायद उनके पास जवाब देने का कोई मुंह ही नहीं था और वे मुंह फेर कर चले गए। शायद यही सही था। आखिर कब तक सौत के साथ एक ही छत के नीचे रहा जा सकता था। उस दूसरी औरत ने माँ को 4 बातें सुनाई और मुझे और मेरी बहन को धक्का मारकर गिरा दिया। अब हमारे सिर पर कोई छत नहीं थी। बेघर और लवारिस सी हो चली थी हमारी जिंदगी। कुछ दिन तो कुछ पड़ोसी हमें छिप छिपाकर हमें खाने पीने को दे जाते थे और हमने गांव के बाहर बने मंदिर में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन कब तक वहां रहते, हमारे सामने सबसे बड़ा यही सवाल था और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था माँ के पास। फिर आखिरकार माँ ने फैसला किया कि हम पास के शहर में रहेंगे। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं नौकरी कर सकती, तो उन्हें कोई काम भी नहीं मिला। फिर जब भूख ने पेट पर जोर मारा और हमारे भूखे चेहरे माँ ने देखे, तो उन्होंने मजदूरी करने का फैसला किया और कुछ रुपए मिलने पर एक कमरा ले लिया। एक दिन माँ मजदूरी पर जा रही थी कि तभी कुछ किन्नर होली का उपहार मांगने हमारे कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए। माँ के पास 10 रुपए भी नहीं थे कि उन्हें दे पाती। उन्होंने माँ से तो जैसे झगड़ा ही कर लिया था और माँ मजबूर थी। तभी वहाँ कुछ और किन्नर भी आ गए और कुछ कड़वे शब्द सुनने के बाद माँ फपक पड़ी उनके सामने। जितने किन्नर वहाँ मौजूद थे वे स्तब्ध थे कि आखिर अब तक बहस करने वाली औरत रोने क्यों लगी। उन्होंने माँ से उपहार मांगना बंद कर दिया और माँ से रोने का कारण पूछा तो माँ ने सारा किस्सा कह सुनाया। माँ किस्सा सुनाते सुनाते बेहाल हो चुकी थी रो रो कर, और फिर सहसा उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और माँ बेहोश हो गई। आनन फानन में माँ को अस्पताल पहुंचाया उन किन्नरों ने मिलकर। माँ के बेहोश हो जाने से मैं और मेरी छोटी बहन बहुत घबरा गए थे। हम लगातार रोए जा रहे थे। उस वक्त उन्हीं किन्नरों ने हमें सहारा दिया। एक दिन वो हम सब लोगों के लिए किन्नर से मौसी और मामा बन गए। माँ लगभग 4 दिन अस्पताल में भर्ती रही और जब छुट्टी हुई तो उन लोगों ने हमारा पालन पोषण करने का बीड़ा उठा लिया। माँ को बहुत मनाया और आखिरकार माँ मान गई और हम उनके ही साथ हरी भूमि में रहने लगे। वो सब हमारा परिवार है। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया लिखाया, सब किया हमारे लिए। मेरे 12वीं पास करने के बाद एक दिन कांता मौसी ने कहा कि तुम वकील बनो और ऐसी औरतों की मदद करना जिनकी हालत तुम्हारी माँ के जैसी है। लेकिन हमारे हरी भूमि में रहने की वजह से मुझे लो किए हुए पूरे 2 साल बीत गए थे और कोई केस नहीं मिला था। तब तक मैंने एक वकील के साथ उनके असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। माँ चाहती थी कि अब मेरी शादी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि हम भी किन्नर है। सरस्वती ने बहुत जोर का ठेका लगाया। काकी, अभय और अमृत की आंखों से अविरल बहती धारा जरा रुक गई। काकी ने उसे गले से लगा लिया। तुम इतने दुख में भी ऐसे कैसे हंस लेती हो? काकी ने सरस्वती के सिर पर हाथ फेरकर पूछा। काकी, माँ कहती है कि दुख होने की वजह से ही सुखों का अस्तित्व प्रबल है, बस यही बात मुस्कुराने की वजह देती है। वक्त बीतता जा रहा था। पहली सुनवाई की तारीख नज़दीक आ रही थी। सरस्वती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। जितना काकी जानती थी उतना बता चुकी थी। अब किया क्या जाए ये उसकी समझ से परे था। उसने तय किया था कि अब अबे कितना भी बुरा भला कहे, वो नियमित तौर पर उसे मिलने जाया करेगी। शायद बातों बातों में या ऐसा कहे कि बहस बहस में अबे कोई ऐसा तथ्य बता दे जो उसे रोशनी दिखाई आगे की राह पर चलने की। ऐसा ही सोचकर आज बड़े सवेरे उसे मिलने को निकल पड़ी। वो जेल के सामने थी। हर बार उसे अबे के सामने जाने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता था। यद्यपि उसे पहले भी 100 बार तो मिल ही चुकी है,
लेकिन फिर भी उसकी झिझक जाती ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी निगाहें कुछ चाहती है सरस्वती से। वो नहीं जानती है कि आखिर क्या खोजता है अभय उसमें। अभय देखो, अगर तुम इसी तरह से बात नहीं करना चाहोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। अब तुम्हारा केस मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ और लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। बताओ किस आधार पर मैं तुम्हारे केस में कदम रखूं, कैसे हाथ डालूं। जानते हो सिर्फ 20 दिन बाकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा केस पहले दिन ही खारिज कर देगा कोर्ट। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी माँ के इतने दिनों से संजोई हुई उम्मीद टूट जाएगी। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? अरे कैसे निष्ठुर आदमी हो। मैं रोज तुमसे मिलने आती हूँ, बकबक करती हूँ, तुम बुत बने खड़े रहते हो मेरे सामने। मैं अपनी बात बोलकर चली जाती हूँ और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे बोलो तो कुछ, मन करता है एक तमाचा मार दूं तुम्हारे मुंह पर या यहाँ अपना सिर मार लूं दीवार पर। समझ नहीं आता तुमसे किस प्रकार बात की जाए। क्या तुम में इतना ही धैर्य है? जानती हो मेरी माँ में कितना धैर्य है, कितनी मजबूत है वो। आज पूरे 10 दिन बाद अभय ने कुछ कहा था। अभय कम ही बातें करता था, लेकिन उसका इतना लंबा मौन सरस्वती ने पहली बार देखा था। तुम क्या कह रहे हो? सरस्वती का प्रत्युत्तर था। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मेरी माँ क्या है। उनके दुखों को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या, कोई और भी मेरी सजा को नहीं कम करवा पाएगा। तुम तो एक अच्छी लड़की हो, ये बात मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद थी एक ना एक दिन तुम आना बंद कर दोगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से तुमने मेरी माँ का साथ नहीं छोड़ा। एक बात तो समझ गया हूँ कि तुम यहाँ आती रहोगी, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी। जानती हो तुमको पहली ही बार में 6 महीने बाद की तारीख क्यों मिली? हाँ, अदालत में और भी मुकदमे होते हैं। कब तक अपने मन को फुसलाने के लिए ये कहती रहोगी, मानती रहोगी? तुम भी जानती हो कि कम से कम 2 महीने के भीतर ही पहली तारीख आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ न्याय से बड़ा रुपया है जो मेरी माँ के पास नहीं है, वरना मैं यहाँ नहीं होता। जानती हो इतने अच्छे वकीलों को ठुकरा क्यों दिया मैंने? इसलिए क्योंकि वो मुझे रुपयों के लालच में छोड़े। इससे पहले मैंने उन्हें छोड़ दिया। वो मेरा जीजा नेहा का पति, वो भी मर चुका है। तो तुम बताओ कहाँ से सबूत लाओगी? क्या करोगी? मुझे छुड़ा पाओगी? यहाँ सब बिक चुके हैं। वो थानेदार जो इस जेल का प्रभारी था आज बड़े पद पर है और उसने ही मुझे यहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। नौकरी से हाथ धोने के डर से वो एडी चोटी का जोर लगाएगा कि तुम केस हार जाओ, और ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास सबूत के नाम पर कैच नहीं है। उस वक्त उसके पास भी सबूत नहीं थे, लेकिन वर्दी का दम था और आज पहले से भी ज्यादा है। बता सकती हो क्या करोगी? जाओ, इसलिए कहता हूँ अभी भी मौका है तुम्हारे पास। अपने हाथ पीछे ले लो मेरे केस से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें हार के अलावा। सरस, जानती हो तुम ईमानदार हो, लेकिन आज ईमानदारी में बेईमानी से लड़ने की उतनी ताकत नहीं रही है। अभय के मुंह से सरस सुनकर सरस्वती अभय के विकराल चेहरे की ओर कौतुक से देखती रही। तुम्हें कैसे मालूम कि विवेक मर चुका है? तुम्हें क्या लगता है मुझे किसने बताया होगा? यहाँ के थानेदार ने। चलो, कम से कम इतनी बुद्धि तो है तुम में। मुझे सारी दुनिया की खबर है। अच्छा, तो वो कैसे मरा ये भी जानते ही होगे ना, जब तुम्हें सारे जहाँ की खबर है। पियक्कड़ था साला, पीकर गाड़ी चला रहा था, ठुक गया, मर गया। चलो, कम से कम अब केस एक पेशी में खत्म नहीं होगा। इतना कहकर सरस्वती चली गई। अभय के चेहरे पर कभी उम्मीद से भरे भाव उभर आते थे तो कभी घोर निराशा के। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ जानता है, जो हो चुका है वो भी और जो होने वाला है वो भी। कौन जाने क्या होगा, कौन अपना होगा। बड़बड़ाते हुए अभय अपने ही बनाए अंधेरे में फिर चला गया। इधर सरस ने विवेक के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। कुछ नए नए तथ्य सामने आने लगे थे जिससे शायद अभी भी अनजान था। उसे आज ही विवेक के एक जिगरी दोस्त के बारे में मालूम हुआ था। जब सरस विवेक के जिगरी दोस्त श्याम से मिली तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि विवेक नेहा की मौत का सौदा करना चाहता था इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और जब कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया तो विवेक ने रकम पाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसी गम में विवेक सारा दिन नशे में डूबा रहता था, और फिर जब वो ये समझ गया कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसने बदले की भावना से
अभय को इन सब में घसीटा और उस पर नेहा की इरादतन हत्या का आरोप लगाया। अभय को जेल पहुंचा देने के बाद भी उसे चैन नहीं था। उसकी खुनस और ज्यादा बढ़ गई जब एक दिन उसे बीमा कंपनी से फोन आया और उन्होंने कहा कि नेहा की मौत नहीं हत्या थी और उसे वे क्लेम देना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोषी सजा पा चुका है। विवेक को अपनी गलती का बहुत अफसोस था। ना उसे अफसोस था कि नेहा की जान चली गई, ना इस बात का कि एक बेगुनाह को सजा मिल रही थी। उसे बस रुपया ना पाने का अफसोस था। और फिर एक दिन उसी कार से जो अभय ने दी थी विवेक को, उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में विवेक को मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे और 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन अभय को सारी बातें बताने की उत्सुकता में सरस बड़ी जल्दी ही घर से निकल गई। जेल पहुंचने के बाद जो देखा उससे वो हैरत में थी। अभय जमीन पर एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था और जोर से कांप रहा था। उसका सिर एक कोने में झुका जा रहा था और उसके शरीर का कंपन लगातार बढ़ता जा रहा था। वो बार बार अपने बालों को खुजा रहा था, कभी जमीन को अपने नाखून से खरोचता तो कभी वापस अपना सिर खुजाता। यही क्रम लगातार चल रहा था। फिर कुछ मिनट बाद अभय बेहोशी में चला गया। सरस देखकर स्तब्ध थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। घबराहट में भागते भागते थानेदार को बुलाया। थानेदार ने बड़ी ही शांति से अभय को उठाया, उसे सीधा किया, मुंह में पानी के छींटे मारे और सरस को बाहर जाने को कहा। कुछ देर के बाद, सर उसे क्या हुआ और आपने यहाँ के डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? वो अब कैसा है? सरस ने हड़बड़ाहट में पूछा। मैडम, इसे ये होता ही रहता है, इसे पैनिक अटैक आते हैं। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही कांपता है, फिर लगभग आधे घंटे बाद वो वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसे। जब पहली बार उसे ये हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। खास जुड़ाव जो है इसके साथ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब आप कल आएंगी तभी आपको ठीक मिलेगा एकदम। बेचारा जब पुरानी बातों को सोच लेता है तो ऐसा ही होता है। पहले मेरी ड्यूटी रात को हुआ करती थी, तब लगभग इसे रोज ये दौरा पड़ा करता था और ये बेचारा रात रात भर जागता था। कभी कभी सोते हुए ही इसे दौरा आ जाता था तो बस ऐसे ही रात रात भर जागकर अपनी कहानी सुनाता था मुझे। और बस फिर बाकी तो आप जानती ही है। आप जाइए मैडम, आज वो नहीं मिलेगा आपसे, कल आइएगा। तो क्या अब भी उसे ऐसा ही होता है रात में? अरे नहीं नहीं, ये तो लगभग साल भर बाद हुआ है। सरस्वती घोर निराशा लिए वहां से लौट गई। घर में पलंग पर लेटे हुए सीलिंग में घूमते पंखे को देखकर न जाने क्या सोच रही थी। उसके दिल में अभय को लेकर एक खास जगह बन रही थी। वो अक्सर जब भी शांति से बैठी होती या चाय पी रही होती तब अभय के बारे में सोचा करती थी। शायद उसे समझने और जानने की कोशिश में थी। अब इतना तो था कि उन्हें केस में अगली तारीख जरूर मिलेगी। इस बात पर उसका यकीन दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता जा रहा था। 3 दिन बाद वो फिर अभय से मिलने पहुंची। आज अभय शांत सा लग रहा था। उसके स्वभाव में जो आक्रामकता थी वो कुछ कम सी थी और इधर सरस की भी उससे बात करने में हिचकिचाहट कुछ हद तक कम हुई थी। अभय, तुम्हें एक बात बतानी है, सरस ने बड़ी सहजता से कहा। क्या तुम किसी से मिलने पर उनका हाल चाल नहीं पूछती हो? अभय के सवाल ने एक बार फिर से सरस को असहज कर दिया था। मैं अपने दोस्तों से हाल चाल पूछती हूँ, जिनका मुकदमा लड़ती हूँ उनसे नहीं, सरस ने बड़े ही अजीब अंदाज में कहा। अच्छा, न जाने कितने केस लड़ लिए हैं वकील साहिबा ने। अकड़ तो ऐसी है जैसे सबसे बड़ी वकील हो। अभय ने व्यंग कसने के अंदाज में मिमियाते हुए कहा। वो मैं ये बताना चाहती थी कि हम अब भी आस लगा सकते हैं। मैं श्याम से मिली थी और उसने बताया कि विवेक गैस सिलेंडर फट जाने से होने वाली हानि का क्लेम लेना चाहता था और पहले तो बीमा कंपनी ने उसका दावा खारिज कर दिया था, लेकिन फिर जब उसने तुम्हें इस मामले में घसीटा और जब तुम्हें जेल हो गई तब उसे कंपनी ने बताया कि उसे रकम मिल सकती थी अगर तुम जेल में निर्दोष साबित होते या तुम पर यह केस ना हुआ होता। तब से ही उसने दिन रात पीना शुरू कर दिया था। अपने ही जाल में जो जा फंसा था और बाकी तो तुम जानते ही हो। सरस ने अपनी बात खत्म कर दी थी कि तभी अभय ने कहा, तो इससे तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम केस को टिका पाओगी कुछ दिनों के लिए? हाँ, मुझे लगता तो यही है। तो तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी बहुत मुबारक हो, ठहाका मार के कहते हुए वही उसी जगह चला गया जहाँ वो अक्सर पाया जाता था। सरस निकलकर चली आई।
सरस के हृदय में अभय के लिए खास जगह पनप रही थी। शायद यही दोनों में प्रेम की शुरुआत थी। हृदय में नई आशाएं उभर रही थी। अब सरस अक्सर बन ठनकर अभय से मिलने जाया करती थी और पहली तारीख तो अच्छी रही थी। जज ने 1 महीने बाद की तारीख दी थी। अभय की प्रोल के लिए भी सरस ने एक याचिका दायर कर रखी थी। हालांकि एक बार याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन सरस के हृदय में अभय के लिए उत्पन्न प्रेम हिलोरे मार रहा था। अब वो पूरी कोशिश करना चाहती थी कि अभय को प्रोल तो मिले ही, साथ ही साथ वो जल्द से जल्द अभय का केस जीत जाए। इस बात का यकीन तो था कि वो जीत सकती है, लेकिन उसके यकीन से यहाँ बात कहाँ गलने वाली थी। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। आखिर किस राह पर चलकर वो अभय को रिहा करा पाएगी। इधर अभय के दिल में भी सरस के लिए कुछ कुछ भाव उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल को अभी इस बात की स्वीकृति नहीं दी थी कि दोनों प्रेम के अनंत आकाश में हाथ थाम के परिंदों की भांति उड़ सके। अभय को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो सरस की तरफ झुक रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। अब वो पहले से ज्यादा कड़क स्वभाव का हो चला था। दोनों के मध्य बहुत कुछ बदल रहा था। आंखें कुछ कहती थी और दोनों की जुबान कुछ और कहती थी। वक्त निकल रहा था, लेकिन दोनों स्वीकृति नहीं देना चाहते थे, ना खुद को, ना एक दूसरे के प्यार को। एक अनकहा सा मौन था दोनों के मध्य, जो तोड़े नहीं टूटता था। इधर दूसरी बार भी प्रोल की याचिका खारिज की जा चुकी थी। वही राघव की नजदीकियां सरस के साथ बढ़ रही थी। शायद वो सरस में एक उत्तम जीवन साथी तलाश रहा था और सरस की भी उसके साथ खूब बनती थी। अब वो जहाँ भी केस से जुड़ी कोई भी पूछताछ करने जाती, तो राघव भी उसके साथ हो लेता था और अमृत काकी के साथ लगातार अभय से मिलने जाती थी। अमृत तो स्कूल के दिनों से ही अभय से शादी करना चाहती थी और फिर काकी को भी अमृत में अपनी बहू नजर आने लगी थी। लेकिन नेहा की मौत के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अब हालात वैसे नहीं रहे थे। अब काकी के ज्यादा नजदीक सरस थी, लेकिन अमृत के प्रति काकी का व्यवहार कभी नहीं बदला था, सरस के आने के बाद भी नहीं। लेकिन फिर भी अमृत को अब सरस की मौजूदगी खटकती थी। वो बस सरस से इसलिए रिश्ता रखना चाहती थी क्योंकि वो अभय को बचाने में लगी हुई थी। इन सब में सबसे बुरी हालत राघव की थी। वो देख तो नहीं पाता था, लेकिन फिर भी बातों को महसूस कर पाने की अभूतपूर्व क्षमता थी उसमें। वो जानता था कि सरस अभय की ओर आकर्षित है, और वो ये भी जानता है कि अभय कभी नहीं स्वीकार करेगा कि वो सरस से प्यार करता है। एक दिन जब दोनों दोस्त जेल में बातें कर रहे थे, तो राघव ने बातों ही बातों में अभय से पूछा था कि वो सरस के बारे में क्या सोचता है। तो अभय ने सिर्फ उसे एक अच्छी लड़की बताया था। यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं कहा कि वे सब दोस्त बन सकते हैं। राघव सरस को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करता था। वक्त निकलता जा रहा था और इसके साथ साथ राघव और भी ज्यादा प्यार में डूबता जा रहा था। सरस को उन सबसे मिले 6 महीने बीत चुके थे। सबने ये उम्मीद लगाई थी कि आने वाली 1-2 पेशियों में जज कोई ना कोई फैसला जरूर सुना देगा। सरस ने इतने महीनों में कई ऐसे सबूत जोड़ लिए थे जो इस बात का इशारा करते थे कि नेहा को अभय ने नहीं मारा है, लेकिन वो सारे सबूत नाकाफी थे ये साबित करने में कि अभय बेगुनाह है। ना वे सारे सबूत ये साबित कर सकते थे कि नेहा को अभय ने नहीं, विवेक ने मारा था। कुछ दिन तक जिस शोरूम से अभय ने गाड़ी बुक की थी, उस शोरूम के मैनेजर का पीछा करने के बाद राघव और सरस ने उससे पुराने लेखे निकलवाए। बहुत मुश्किल के बाद जब उसे ये धमकी दी कि वे उसके सारे कारनामे उसके शोरूम के मालिक को बता देंगे, तब जाकर उसने पुराने लेखे और डिजिटल इनवॉइस दिखाया, जिसमें तारीख के साथ साथ खरीदी का समय भी दिया होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और उसमें दी हुई खरीदी के समय को जब मिलाया तो उनमें आधे घंटे का अंतर था। कितना भी ट्रैफिक हो, रास्ते में कितनी भी भीड़ हो, नेहा के घर से वहां उस शोरूम का रास्ता पार करने में केवल 20 से 25 मिनट ही लगते थे। इतनी खोजबीन करने के बाद सरस अपने ही सबूतों में उलझी जा रही थी। आखिर कैसे वो ये साबित करे कि अभय बेगुनाह है। वही विवेक के ऑफिस से भी घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। कई बातों की संभावना थी, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना थी कि जो हुआ था उसमें विवेक का हाथ था। अब विवेक भी नहीं है, ना उसके माता पिता का कोई अता पता था। सब कुछ आपस में ही उलझता जा रहा था। वे सब एक छोर को पकड़ने की कोशिश करते तो उनके हाथ से दूसरा छोर छूट जाता था।
वही पेशियों में जज की बातें और विपक्ष के वकील की दलीलें सुनकर एक बात साफ होती जा रही थी कि सरस केस नहीं जीत पाएगी। आज की आखिरी सुनवाई में जज अपना फैसला नहीं दे पाए। अदालत का समय खत्म होने की वजह से अब अगली तारीख सोमवार की है। न जाने क्या होने वाला है, इसी बेचैनी में सभी की आंखों की नींद उड़ गई थी। कल रविवार है, यही सोचकर सरस ने अभय से मिलने जाने का फैसला किया, क्योंकि सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सरस आज शायद आखिरी बार अभय से मिलने जा रही थी। चाहे केस का फैसला उनकी तरफ हो या ना हो, वो आज आखिरी बार उससे मिलने जेल जा रही थी। इतनी बात तो सरस और अभय दोनों समझ रहे थे कि उनके दिलों में पनप रही मोहब्बत दिशाहीन है और दोनों का साथ कोई भविष्य नहीं है। साथ ही दोनों शायद इस बात को भी कभी ना स्वीकार कर पाए कि वे प्यार में है। एक तरफ अभय ये सोचता था कि सरस पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की है, वो भला क्यों एक कैदी से प्यार करेगी, और 7-8 महीनों में मैंने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ना ही कभी उसे ये बात बताने की कोशिश की कि उसकी जगह मेरे दिल में है। व्यवहार तो ऊपरी है, असल में उसे बहुत प्यार है। शायद सबसे ज्यादा वही समझ पाई है मुझे। और दूसरी ओर सरस भी कुछ ऐसा ही समझती थी। उसे भी लगता था कि अभय कभी उसे प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक वकील है, और अगर उसे सरस से प्यार होता तो वो कभी उससे इतने खराब तरीके से बात नहीं करता, और कभी ना कभी तो उसके व्यवहार से दिखाई पड़ता कि वो प्यार करता है सरस से। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जब सरस जेल पहुंची तो वहां पहले से ही राघव था। अभय और राघव को बातें करते देख वो अंदर नहीं गई और बाहर ही राघव के आने का इंतजार किया, और कुछ देर बाद राघव वहां से चला गया और फिर सरस अभय के पास पहुंची। दोनों के मध्य सोमवार को होने वाली सुनवाई को लेकर कुछ बातें हुई। अभय ने पूरी कोशिश की कि सरस वहां से चली जाए, और ऐसा ही हुआ। वो कुछ देर रुककर वहां से चली आई। रविवार की रात न जाने कितनी लंबी थी, किसी से नहीं काटी जा रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी को रात कब तक रोक पाती। सोमवार का सूर्य उदय हो चला था, और शायद अभय के जीवन का भी, या हो सकता है फिर अंधकार उसके जीवन को पुनः घेर ले। कोर्ट में सुनवाई के लिए सब जुटे, और जज ने एक आखिरी मौका दिया सरस्वती को कि वो अपनी बात रखे। सरस ने मौके का फायदा उठाया और कई दलीलें दी। एक पूरी कहानी सुना डाली कि कैसे अभय और उसकी माँ ने नेहा की शादी करवाई और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। एक एक बात पर गौर करवाया, खास तौर से उस दोपहर का जब नेहा की जलकर मौत हुई थी, और विवेक के लालच के बारे में अदालत को अवगत करवाया। सरस के हिसाब से विवेक ने बड़ी चालाकी से नेहा को मारने की योजना बनाई थी, और जब उसे मालूम हुआ कि इस बीच में अभय आ रहा है तो उसने अभय को ही अपना शिकार बना लिया और सारा खेल खेल डाला। विवेक जानता था कि सिलेंडर फटने और उससे होने वाली हानि के लिए गैस कंपनी द्वारा बड़ी क्षतिपूर्ति की जाती है, और उसे ना तो नेहा से प्रेम था, ना ही किसी प्रकार का कोई लगाव। तो बस क्लेम की रकम पाने के लिए पहले इंश्योरेंस करवाया, फिर नेहा को मार डाला। वो जानता था कि रकम तो मिलेगी, लेकिन विवेक जितना अभागा तो कोई नहीं होगा। अपनी बीवी खो दी, माँ बाप को खो दिया, और रकम भी नहीं मिली। कंपनी ने क्लेम ठुकरा दिया। बस फिर क्या था, विवेक ने अभय को फंसाया, और जब सजा हो गई तो उसे मालूम था कि उसे क्लेम मिल सकता था अगर वो केस करता, और कंपनी से भी फोन आया था कि उन्हें क्लेम मिल सकता था। किंतु अब ये इंश्योरेंस का मामला नहीं रहा, ये तो हत्या का मामला है, इसलिए सारे दावे खारिज कर दिए गए। इस बात से विवेक इतना परेशान हो गया कि उसने दिन रात शराब पीना शुरू कर दिया, और एक रात शराब के नशे में कार चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। वो अपने ही जाल में फंसकर मर गया, और उसके साथ साथ अभय को बेगुनाह साबित करने वाले सारे सबूत भी मर गए। साथ ही साथ सरस ने एक अपील की कि अभय के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी जाए, यदि आज का अदालत का फैसला हमारे पक्ष में नहीं है। सारी बहस और तथ्यों के आधार पर जज ने फैसला सुनाया, और वही हुआ जिसका अंदेशा सबको था। सरस केस हार चुकी थी, लेकिन जज साहब ने अभय की सजा को घटाकर सिर्फ 3 महीने का कर दिया था। न जाने क्यों आज भी न्याय नहीं मिल पाया, ना अभय को, ना काकी को, ना सरस को, और ना न्याय मिल पाया नेहा को, जिसके लिए लंबी लड़ाई उसके भाई ने लड़ी थी। क्या सच हार गया था? शायद नहीं, क्योंकि सच इतना प्रकाश देने वाला होता है कि कभी कभी अंधेरा उसे दबाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अंत में हार जाता है।
शायद अभय को लग रहा था कि वो हार गया है, लेकिन हार न्याय की हुई थी, उसकी नहीं। और नेहा को तो न्याय तभी मिल गया था जब विवेक की मौत हुई थी। यहाँ ऊपर वाले ने अपना न्याय दिखा दिया था। 3 महीने हवा के झोंके से बीत गए और अभय जेल से छूट चुका था हमेशा हमेशा के लिए। जेल के बाहर काकी और अमृत अभय को लेने खड़े थे। अभय जैसे ही बाहर आया उसने माँ को गले लगाया, फिर अमृत से बिना उसका हाल चाल पूछे सरस के बारे में ही पूछा। पूछने पर मालूम हुआ कि वो आखिरी सुनवाई के बाद से ना काकी से मिली, ना अभय से और ना ही अमृत से, और वहीं राघव का भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ देर बाद जब काकी अभय अपने घर पहुंच चुके थे तब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सरस और राघव थे साथ साथ। इस बार राघव के हाथों में छड़ी नहीं थी, सरस का हाथ था और आंखों पर काला चश्मा नहीं था। इतने सालों बाद आज काकी, अमृत और अभय ने राघव को नंगी आंखों में देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि फैसले के कुछ दिनों बाद एक डोनर ने राघव को आंखें दे दी थी और फिर इलाज के दौरान सरस ने राघव के साथ जीवन बिताने की ख्वाहिश जताई, जिसे राघव ठुकरा नहीं सका क्योंकि वो प्यार में था। अभय की आंखों में सवाल थे सरस के लिए, और शायद सरस को भी कुछ जरूरी बातें कहनी थी। जब अभय ने सरस को अकेले पाकर उससे पूछा तो सरस बस इतना ही कह पाई कि राघव वो साथी है जिसने खुद के अंधेरेपन में मेरा साथ दिया और मुझे पूरा करने के लिए तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या आखिरी में उसके साथ न्याय हो पाता? शायद नहीं। इसलिए मैंने उसे चुना क्योंकि उसने मुझे चुना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।